हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक क्लासेस में। निम्न असाइनमेंट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का अपना जो सीरीज चल रही थी तीसरे सेमेस्टर की अगली वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं। और पहले सेमेस्टर और दूसरे की और तीसरे के 165 तक क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो प्लीज़ ये प्ले लिस्ट बनी हुई है निम्न असाइनमेंट के नाम से, वो भी आप जरूर देखिएगा। जो साथी किसी भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बेस्ड कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चन, बिल्कुल नए एकदम सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन है दोस्तों। और अन्य भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए गए, उनको भी चेकआउट कीजिएगा। 165 के बाद में आज का अपना 166 नंबर क्वेश्चन 190 तक यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी जो एक विधि है जिससे हमें केवल 2 चर गति प्राप्त होती है? तो रोटर रियोस्टेट या आरोपित फ्रीक्वेंसी बदलकर, या चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज यानी वोल्टेज में परिवर्तन, या पोल की संख्या बदलकर। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों सिर्फ 2 चर गति में प्राप्त करें, जैसे न तो कम या न ज़्यादा, लगातार बढ़ती हुई या घटती हुई लगातार जो गति प्राप्त करते हैं, जैसे कम या ज़्यादा वो नहीं। जैसे 2 पोल वाली ये मोटर है, एक 4 पोल वाली है, तो इससे एक ऑथेंटिक गति निर्धारित गति हमें मिलेगी, कम या ज़्यादा हम नहीं कर सकते। जैसे इससे 3000 आरपीएम मिलेगी, तो ऐसा नहीं है कि 3000 से कम हम जैसे 2500 या 2000 प्राप्त कर सकते हैं। 4 वाली से जैसे 1500 प्राप्त करेंगे तो वो 1500 ही मिलेगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। पोल की संख्या बदलकर हम 2 प्रकार की चर गति प्राप्त करते हैं, लगातार घटती हुई बढ़ती हुई प्राप्त नहीं कर सकते। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से फिट क्यों किया जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर जो वाउंड होता है क्यों होता है? तो राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों हाई स्टार्टिंग और रनिंग है टॉर्क को प्राप्त करने के लिए। डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या होता है? तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट और सहयोग भी कीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन जो निम्न असाइनमेंट के करवाए जा रहे हैं दोस्तों, हरियाणा लाइनमैन, राजस्थान लाइनमैन, पंजाब लाइनमैन, और चाहे वो DRDO, दिल्ली मेट्रो, इसरो, कौन सा भी एग्ज़ाम हो, काम आने वाले क्वेश्चन है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या होता है? ओवरलोड पर ट्रिप करवाने के लिए, या निर्धारित समय पर चालू करने के लिए, या बंद करने के लिए, या स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए? तो बिल्कुल सही दोस्तों, सी आंसर इसका सही होगा। यानी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा, पहले वो स्टार में चलेगी, उसके बाद में ऑटोमेटिक रूप से कुछ समय के बाद में वो डेल्टा में बदल दे, उसका जो परिवर्तन है वो डेल्टा में हो जाएगा और मोटर डेल्टा में चलती रहेगी। तो टाइमर का क्या कार्य है? वो होता है कि मोटर को कुछ समय, निर्धारित समय के बाद में स्टार से डेल्टा में बदलना। अगला अपना क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का इंसुलेशन प्रतिरोध। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इंसुलेशन प्रतिरोध है वो किससे मापते हैं? मेगर से। और मेगर से 1 मेगा ओम तक इंसुलेशन प्रतिरोध अवश्य कम नहीं होना चाहिए। इंसुलेशन प्रतिरोध का मान हमेशा ही 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। और मेगर की जो हैंडल की गति होती है वो एक बार पूछी गई थी कंपटीशन एग्जाम में। तो निर्धारित गति होती है दोस्तों 160 आरपीएम, 160 आरपीएम। और मल्टीमीटर निम्न मान का प्रतिरोध है वो नापता है दोस्तों। मल्टीमीटर हो गया, सीरीज प्रकार का ओम मीटर हो गया, ये दोनों निम्न मान के प्रतिरोध को मापते हैं। और जो संट टाइप प्रकार का जो है ओम मीटर, इसके द्वारा श्रेणी और मल्टीमीटर, श्रेणी और मल्टीमीटर दोनों क्या करता है दोस्तों? मध्यम मान का प्रतिरोध है वो मापता है, मध्यम मान का। और ये जो है संट प्रकार का, ये निम्न मान का प्रतिरोध है वो नापता है। निम्न मान का प्रतिरोध एक होता है जैसे उच्च मान का, एक निम्न और मध्यम। निम्न मान का प्रतिरोध होता है दोस्तों 1 ओम या इससे कम। उसके बाद में मध्यम होता है दोस्तों 1 ओम से 100 किलो ओम तक का प्रतिरोध है वो मध्यम की श्रेणी में आता है। और 100 किलो ओम से अधिक है वो उच्च मान की श्रेणी में आता है। तो उच्च मान का प्रतिरोध हम किससे मापते हैं? मेगर वगैरह से। और वाइंडिंग में कौन सा एक परीक्षण दिखाया गया है? तो डायग्राम में दिया गया जो साइन है दोस्तों, ध्रुवता टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, या कंटिन्यूटी, या शॉर्ट सर्किट। तो राइट आंसर होगा इसका ध्रुवता टेस्ट, अब इसके द्वारा किया जा रहा है। पोलरिटी टेस्ट है, यानी एक एक करके यहाँ पर ध्रुवता का L1 और L2 या न्यूट्रल और फेज दोनों में से ध्रुवता का जो टेस्ट है वो किया जा रहा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट क्या होता है? 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट है वो फुल लोड की अपेक्षा, यानी पूर्ण भार धारा की अपेक्षा कितना होता है? जैसे पूर्ण भार धारा का वो होता है 5 से 6 गुना स्टार्टिंग में।
स्टार्टिंग में मोटर अगर जैसे 5 से 6 गुना करंट है वो रनिंग की अपेक्षा वो अधिक लेगी। जैसे रनिंग के समय अगर वो कोई मोटर 2 एम्पियर ले रही है तो वो स्टार्टिंग के समय जैसे 2 का 5 यानी 10 से 12 एम्पियर तक का करंट है वो स्टार्टिंग के समय लेती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि स्टेटर साइड से 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल करना है तो किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो स्टेटर साइड से गति नियंत्रण करने के लिए कैस्केड या रोटर रियोस्टेट रोटर सर्किट में ईएमएफ या आरोपित फ्रीक्वेंसी बदल कर। तो राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रीक्वेंसी को बदलकर ही हम क्या करते हैं स्टेटर साइड से 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को बदलते हैं। और फ्रीक्वेंसी अब किसे बदलते हैं, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के द्वारा फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग है वो किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की यहाँ पर कौन सी विधि दर्शाई गई है डायग्राम में। और मोटर ए और मोटर बी दो दिखाई गई है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है यानी मोटर ए और मोटर बी। तो कैस्केड संचालन, कैस्केड ऑपरेशन मेथड यहाँ पर दिखाया गया है। इसको दूसरा नाम होता है बैक टू बैक टेस्ट। कैस्केड का ही कई बार दूसरा नाम दे दिया जाता है बैक टू बैक टेस्ट विधि। इसका राइट आंसर ए। और अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज मोटर का जो स्टार्टर होता है उस स्टार्टर के साथ दो एक फंक्शनल सर्किट होते हैं, उनका कार्य क्या होता है। तो फंक्शनल सर्किट के जो कार्य होते हैं दोस्तों ओपन या शॉर्ट, क्लोज या ओपन, शॉर्ट या क्लोज, कंट्रोल या पावर। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। यानी स्टार्टर के साथ जो कार्यात्मक सर्किट होते हैं फंक्शनल सर्किट होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है कंट्रोल सर्किट, एक होता है पावर सर्किट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखने वाला क्वेश्चन है। लेथरोइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है या लाभ कौन सा है। लेथरोइड पेपर, लेथरोइड पेपर किस श्रेणी में आता है दोस्तों, गैर मॉइस्चराइज यानी नमी नहीं सोखता या अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक। और श्रेणी ऑफ इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा है या बेहतर एचिंग और प्राविद्युतिक शक्ति। तो राइट आंसर डी होगा दोस्तों। यानी लेथरोइड पेपर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है, बेटर, बहुत अच्छी होती है। अगला अपना क्वेश्चन है 176 नंबर, कुंडली और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री होती है इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है, सूती स्लीव, एम्पायर स्लीव या टेरोलिन धागा या फाइबर ग्लास टेप। तो ओवरहैंग बांधने के लिए इंसुलेटिंग सामग्री होती है वो होती है टेरोलिन धागा। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला अपना क्वेश्चन है कि एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग है वो किया जाता है। वाइंडिंग में कफिंग करना, कफिंग यानी जो इस प्रकार जो वाइंडिंग की जाती है कुछ सीरीज के बाहर स्टेटर से बाहर की तरफ है वो रह जाते हैं तो उनको मोड़कर वापस क्या है उसके अंदर लगा दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं कफिंग। तो कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप, फाइबर बेस्ड एडहेसिव टेप। तो राइट आंसर डी ऑप्शन रहने वाला है। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं, एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या बोलते हैं। श्रेणी में जुड़े घुमाव की संख्या, समांतर में जुड़े घुमाव या समांतर ध्रुवों के अंतर्गत घुमाव या दो असमान ध्रुवों के अंतर्गत घुमाव। तो राइट आंसर होगा वाइंडिंग में कॉइल, कॉइल होती है इस प्रकार की दोस्तों, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े जो घुमाव होते हैं, टर्न होते हैं श्रेणी क्रम में, इनको बोलते हैं एक कॉइल या कुंडली, कॉइल या कुंडली। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन। और किस प्रकार की एसिंग वाइंडिंग की विभिन्न पिच पर कुंडली प्रति पोल प्रति फेज की संख्या 1 से अधिक होती है। तो राइट आंसर है इनवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग यानी एच कॉइल या डायमंड कॉइल या फ्लैट लूप ओवरलैप वाइंडिंग। और डी अपना ऑप्शन है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। तो राइट आंसर इसका यही रहने वाला है दोस्तों, डी ऑप्शन फ्लैट लूप। और अगला अपना क्वेश्चन है दोस्तों 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें स्टार्टर होता है दोस्तों 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एकमात्र जो स्टार्टर लगता है वो होता है रोटर रियोस्टेट प्रकार का स्टार्टर। राइट आंसर अपना बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि कॉलर का कार्य क्या होता है, फंक्शन इज कॉलर। तो कॉलर है यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों, किसी भी मोटर की जो बॉडी होती है उसके बाहरी सिरे पर जो लगा होता है थोड़ा सा उभरा हुआ भाग, इसको बोलते हैं कॉलर। और कॉलर क्या करता है फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन या कॉइल टैपिंग के लिए इंसुलेशन या निकले हुए किनारों की सामग्री को कसने में मदद करता है या कॉइल से जो उष्मा स्थानांतरित होती है उसको इंसुलेशन प्रदान करता है। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है कॉलर का कार्य फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। अगला अपना क्वेश्चन है किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल मोटरों में वाइंडिंग करने के लिए काम में लेते हैं।
तो पीवीसी कवर प्रकार का सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। पीवीसी कवर टाइप जो कॉइल होती है उसको हमें काम में लेते हैं वाइंडिंग तार का उपयोग। एसी मोटरों में लंबी कोर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण होता है, यानी एसी मोटरों में लंबी कोर्ड वाइंडिंग क्यों नहीं करते? क्या उनकी कम दक्षता होती है, या उनका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, या उनको करने पर अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होती है, या बढ़ी हुई ऊष्मा के नुकसान को कंट्रोल करने के लिए? तो राइट आंसर इसका सी होगा कि अगर लंबी कोर्ड वाइंडिंग एसी मोटर में करेंगे तो मोर वाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड होगा, अधिक लंबा तार हमें चाहिएगा। कूलिंग के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? किस प्रकार की वाइंडिंग करेंगे उसमें कूलिंग अधिक होगी? तो ओवर हैंगिंग कॉइल के बीच, या ओवर हैंगिंग कॉइल और रोटर के बीच में, या ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच में करें, या ओवर हैंगिंग कॉइल और वेज के बीच में करें? तो राइट आंसर सी ऑप्शन रहने वाला है। ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच में वाइंडिंग करेंगे तो उसमें अधिक जो कूलिंग या शीतलन होगा वो अधिक होगा। राइट आंसर सी ऑप्शन है। पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग में लिए जाते हैं? औद्योगिक मोटर ड्राइव में, या घरेलू वायरिंग में, या 3 फेज घरेलू वायरिंग में, या एसी और डीसी आपूर्ति के लोड वितरण के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर निम्मी में माना गया 3 फेज घरेलू वायरिंग में यहाँ पर है पैनल बोर्ड है। 3 फेज की जहाँ वायरिंग होती है वहाँ पर वायरिंग होती है, सॉरी 3 फेज वायरिंग होती है, वहाँ पर पैनल बोर्ड का उपयोग है वो तीनों फेजों में सप्लाई की जाँच करने के लिए किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि 1440 RPM पर घूर्णन करे 7.5 HP स्क्वेयर केज मोटर द्वारा निर्मित टॉर्क बला गुणन न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। तो राइट आंसर इसका कितना आएगा दोस्तों को आप जरूर कमेंट बॉक्स में निकाल कर जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर आने वाला है लगभग 36.6 न्यूटन मीटर। कैलकुलेशन आप कीजिएगा। और रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिज़ाइन का यहाँ पर वर्णन सचित्र किया गया है? एक रोटरी स्विच बताया गया है, तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा इसका डिज़ाइन है, दस्ता है या उत्तोलक है, सिक्के का स्लॉट है, या कुंजी संचालन है? तो राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों सिक्के का स्लॉट। सिक्के का स्लॉट यानी जो यहाँ पर खांचा दिखाया गया है सिक्के के प्रकार का, तो कॉइन स्लॉट है वाला जो यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। और अगला अपना क्वेश्चन आज का लास्ट है 190 नंबर। 3 फेज स्लिप इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का हम प्रयोग क्यों करते हैं? कोई दूसरा स्टार्टर क्यों नहीं लगाते हैं? तो राइट आंसर इसका होगा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए, स्टार्टिंग इंक्रीज द टॉर्क। तो टॉर्क बढ़ाने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग है वो किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर है सी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।